नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही खास और बड़े काम को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश, इतना विशाल, इतनी विविधताओं से भरा, और उसके लिए एक नियम पुस्तिका बनाना। ये कहानी है भारत के संविधान की, वो दस्तावेज जो आज भी हमारे देश की बुनियाद है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत होती कहाँ से है। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा हो, उसका जो फाउंडेशनल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, उसका ब्लूप्रिंट वो तैयार होता कैसे है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव के जो सिद्धांत हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल वैसे ही संविधान को समझने से पहले हमें उन दो बेसिक आइडियाज़ को समझना होगा जिन पर ये पूरा ढांचा टिका है। एक है कानून और दूसरा है संविधानवाद। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सिद्धांत है विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ, जिसे एवी डाइसी ने दुनिया के सामने रखा। इसका मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो ये है कि देश को कोई राजा या कोई सरकार नहीं चलाएगी, बल्कि कानून चलाएगा। चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, हर कोई कानून के दायरे में है और कानून के सामने सब बराबर हैं। यही हमारे संविधान की आत्मा है और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर संविधान और संविधानवाद का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, किसी भी देश के पास एक किताब हो सकती है जिसे वो संविधान कहता हो, पर यह जरूरी नहीं कि वहां संविधानवाद भी हो। संविधानवाद का असली मतलब है सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाना, ये पक्का करना कि सरकार अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करे। कोई तानाशाह भी तो एक संविधान बना सकता है, लेकिन वहां सरकार कानून से बंधी नहीं होती। तो असली आज़ादी जो है वो संविधानवाद से आती है। तो भाई, इन महान विचारों को कागज पर उतारने के लिए कौन लोग एक साथ आए? अब कहानी में आता है इंसानी पहलू। वो लोग जिन्हें इतिहास ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी, हमारे संविधान के वो महान वास्तुकार। ये मांग कोई रातों रात पूरी नहीं हो गई थी। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने इसका आइडिया दिया, फिर कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बनाया, और सालों के संघर्ष के बाद 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आखिरकार संविधान सभा बनी। और ये जो सभा थी, ये कोई आम सभा नहीं थी। ये तो जैसे पूरे भारत का एक छोटा रूप थी। इसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, सभी। यहाँ तक कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। और ये विविधता सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये जरूरी थी ताकि जो भी दस्तावेज बने वो पूरे देश की आवाज बने, उस पर सबकी सहमति हो। पर एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े नायकों में से एक, महात्मा गांधी, वो खुद इस सभा के सदस्य नहीं थे। अब सवाल ये था कि इतने अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ मिलकर नए भारत के लिए एक साझा सपना, एक कॉमन विजन कैसे तैयार करेंगे। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज में, जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं थे, ये आने वाले भारत का एक घोषणा पत्र था। इसमें कहा गया कि भारत एक आज़ाद, संप्रभु गणराज्य होगा, जिसकी सारी शक्ति जनता से आएगी। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा करता था। ये सबको विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देता था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल का आधार बना। तो जब एक बार विजन साफ हो गया, तो असली मेहनत का काम शुरू हुआ, इस सपने को कानूनी शब्दों में ढालने का। और ये एक बहुत ही बड़ा और थका देने वाला काम था, जिसमें गजब के समर्पण की जरूरत थी। इस बड़े काम को लीड करने के लिए 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके साथ कानून के और भी कई बड़े जानकार थे। इस कमेटी का काम था कि सभा में जो भी बहस हो रही है उसे सुनकर संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। डॉक्टर अम्बेडकर का रोल इसमें इतना अहम था कि उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता। इस काम की विशालता का अंदाजा हमें कुछ आंकड़ों से लगता है। इस पूरे दस्तावेज को अंतिम रूप देने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। उस समय इस पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। और इन सब की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को सभा में मौजूद 284 सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए और इसे देश को सौंप दिया।
तो अब बात करते हैं उस आखिरी दस्तावेज की जो बनकर तैयार हुआ और इसकी विरासत की जो आज भी जिंदा है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना। हमारे संविधान बनाने वालों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और जहां से भी जो अच्छी चीज मिली उसे भारतीय हालात के हिसाब से ढालकर अपना लिया। जैसे हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का आइडिया लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया। ये कोई नकल नहीं थी बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरा मेलजोल था। यहाँ 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान को अपनाया तो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल है कि 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? वो इसलिए क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। और आखिर में चलिए इस एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के असाधारण होने का एहसास दिलाता है। सोचिए, संविधान बनाने वालों ने नागरिकता के नियम तब लिखे जब वो खुद टेक्निकली भारत गणराज्य के नागरिक भी नहीं बने थे। ये उस देश में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है जिसे वो बना रहे थे। एक ऐसी पीढ़ी का काम था जो भविष्य के लिए एक विरासत तैयार कर रही थी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके।